नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे किए। उससे एक बात जाहिर हुई कि जैसा प्रदेश होता है उसका जो चरित्र होता है, उसी मिजाज का यदि कोई नेतृत्व बनता है तो वह लंबा चलता है। यह बारीक और गहरी बात है। इस बात को कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। गुजरात का जैसा चरित्र है उस माफिक नरेंद्र मोदी है, सो वे वहां के लंबे सफल मुख्यमंत्री हुए। पश्चिम बंगाल की पहचान भद्रता है, सो वहां भद्र ज्योति बसु का बहुत लंबा राज चला। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, तमिलनाडु में जयललिता, करुणानिधि दोनों प्रदेश की बुनावट के माफिक है। बिहार में नीतीश कुमार, त्रिपुरा में मणिक सरकार, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ऐसे उदाहरण है जिसमें प्रदेश की बुनावट का रोल भी झलकता है। मध्य प्रदेश में लोग सहज, सरल, विनम्र है, इसलिए उसी स्वभाव वाले शिवराज सिंह चौहान हिट बने हैं। दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह के मुकाबले में वे लोगों को अधिक ग्राह्य, सर्वप्रिय हुए हैं, तो वजह लोगों का मिजाज भी है। क्या इस बात को देश के मिजाज के साथ भी सोचा जा सकता है? भारत का कुल मिजाज ऐसा है जिसमें जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी फिट होते हैं, तभी वे अपने राजकाज के साथ सर्वप्रियता की छाप लिए हुए थे। संदेह नहीं कि इस थीसिस में कई किंतु परंतु है। बावजूद इसके प्रदेश विशेष में लोगों के मिजाज के अनुकूल मुख्यमंत्री का यदि मिजाज है तो उसके कार्यकाल की दीर्घता की हकीकत पुरानी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार इंतखाबात खत्म होने के बाद बीजेपी में उठी बगावत की आवाजें थम गई है। पार्टी के माहिरीन जराए का कहना है कि किसी भी रहनुमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुछ सीनियर और बुजुर्ग रहनुमाओं से पर्दे के पीछे बात हो गई है और उन्हें समझा बुझा कर खामोश करा दिया गया है। कुछ रहनुमाओं से तो संघ के जरिए बात हुई है, इसके बाद ही कार्रवाई का फैसला टाला गया। पार्टी के माहिरीन जराए का कहना है कि मुखालफत की आवाज निकालने वाले रहनुमाओं और अराकीन पार्लियामेंट की तादाद इतनी बड़ी है कि किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करने से बात नहीं बनती। बताया जा रहा है कि बिहार में पटना साहिब के रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी थी, लेकिन चूंकि बिहार में ही आर.के. सिंह और सी.पी. ठाकुर जैसे रहनुमा थे जिन्होंने बयानबाजी की थी, ऐसे में सिर्फ सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने पर सवाल उठते। इसी तरह दिल्ली के 4 बुजुर्ग रहनुमाओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने मुश्तरका बयान जारी करके पार्टी की हिकमत अमली पर सवाल उठाए थे और बिहार में हार की जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया था। उनके अलावा दिल्ली से पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी और उत्तर प्रदेश के सीनियर रहनुमा संघप्रिय गौतम ने भी सवाल उठाए थे। ऐसे में पार्टी ने किसी एक रहनुमा पर कार्रवाई करके पैगाम देने की बजाय उसकी बयानबाजी की अनदेखी करने का फैसला किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मज़ाकरात अचानक बहाल नहीं हुए हैं, ये सब कुछ पहले से तय था। हुकूमत के माहिरीन जराए का कहना है कि पेरिस में आलूदगी से मुतालिक हुए इजलास से अलग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात भी पहले से तय थी। हालांकि उस वक्त ऐसा दिखाया गया कि मुलाकात अचानक हुई है। अगर अचानक मुलाकात होती तो सिर्फ 3 मिनट की बातचीत में NSA लेवल की मीटिंग पर रजामंदी नहीं बनती। पेरिस में दोनों वज़राए आजम सिर्फ 3 मिनट के लिए मिले थे और इस बातचीत में तय किया गया कि दोनों ममालिक के NSA किसी तीसरे मुल्क में मिलेंगे। दरअसल ये मंसूबा पहले से तय था। बताया जा रहा है कि अगस्त सितंबर में NSA सतह के मुज़ाकरात को लेकर जो तनाज़े हुए, उसके बाद से ही इसका रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। दोनों वज़राए आज़म रूस के उफा में हुए मुज़ाकरात में बनी रजामंदी पर अमल के लिए रजामंद थे, लेकिन उससे पहले बर्फ पिघलाने की जरूरत थी। ये पहल नवाज शरीफ ने की जब उन्होंने बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरन से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान बिना शर्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसके बाद ही वज़ीर आज़म के पेरिस दौरे के दौरान शरीफ से मुलाकात का मंसूबा बना। तभी जब दोनों वज़ीर आज़म मिले तो कौमी सलामती मुशीर की सतह के मुज़ाकरात को मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा भी पहले से तय था। उसके मुताबिक ही पाकिस्तान ने दावतनामा भी भेजा था।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी बड़ी ही उम्मीद के साथ सुरेश प्रभु को वजारत रेल में लाए हैं, लेकिन अभी तक के कामकाज से ऐसा नहीं लग रहा है कि रेलवे में इस्लाहात हो रही है। इसके बरक्स अलग अलग बहाने से रेलवे के सफर को महंगा बनाया जा रहा है, जिसका ठीकरा मोदी हुकूमत पर फूट रहा है। सोशल मीडिया में सुरेश प्रभु और मोदी हुकूमत दोनों निशाने पर हैं। गुज़िश्ता 11 साल में जो काम किसी वजीर रेल ने नहीं किया वो प्रभु कर रहे हैं। उन्होंने सीधे किराया बढ़ाने की बजाय दूसरे तरीके आजमाए हैं। 5 से 12 साल के बच्चों को मिलने वाली आधी छूट उन्होंने खत्म कर दी है, यानी अब 5 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। अब तक हाफ टिकट में बच्चों को पूरी सीट मिलती थी। इसे खत्म करने के फैसले से लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया में जाहिर हो रही है। इससे पहले सुरेश प्रभु ने टिकट कैंसिल कराना महंगा कर दिया था। नए उसूलों के मुताबिक दूसरे दर्जे की कंफर्म टिकट 48 घंटे पहले कैंसिल कराने पर लगने वाला चार्ज 30 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया। AC 3 टायर में कंफर्म टिकट 48 घंटे पहले कैंसिल कराने का चार्ज 90 रुपए की बजाय 180 रुपए कर दिया गया है। अगर कंफर्म टिकट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले तक कैंसिल नहीं कराई गई तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ट्रेन खुलने के 4 घंटे बाद तक टिकट कैंसिल हो सकती थी। प्रीमियम ट्रेनों में सीट की मौजूदगी की बिना पर किराया तय करने के अमल से भी सफर महंगा हुआ है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। हाई कोर्ट ने दोनों को इस मामले में अदालत के सामने पेशी से छूट दिए जाने से इनकार कर दिया है। अब दोनों लीडरान को कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुज़िश्ता साल ही सोनिया और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोतीलाल वोरा, गांधी खानदान के करीबी दोस्त सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैन पित्रोदा को अदालत के सामने पेश होने के लिए सम्मन दिया था, लेकिन तब सोनिया और राहुल गांधी की अर्जी पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सम्मन पर रोक लगा दिया था। 4 दिसंबर को हाई कोर्ट ने समाअत पूरी करके फैसला महफूज रख लिया था। सोनिया और राहुल के खिलाफ ये मामला बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये दोनों रहनुमा नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ रुपए की इमलाक हड़पना चाहते थे, जबकि दोनों ने इससे इनकार किया है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज कल पाकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगी। वजारत खारजा ने बताया है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पेरिस में नवाज शरीफ से एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर बैंकॉक में मिले हैं। माना जा रहा है कि मोदी और शरीफ की मुलाकात के बाद दोनों मुल्क एक बार फिर रूस के उफा में बनी रजामंदी के बुनियाद पर बाहमी मुज़ाकरात को शुरू करने वाले हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने ट्वीट करके बताया है कि सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर मुनक़िदा इजलास हार्ट ऑफ एशिया में शिरकत करने के लिए भारतीय नुमाइंदा वफ्द की क़यादत करेंगी। बताया जा रहा है कि मोदी और शरीफ की मुलाकात में ही सुषमा के पाकिस्तान दौरे पर रजामंदी हो गई थी। इससे कबल 2012 में उस वक्त के वजीर खारजा SM कृष्णा पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर नसीर जैचुआ की बैंकॉक में हुई मुलाकात को लेकर अपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं। आज पार्लियामेंट में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मालूमात फराहम करनी चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने पुराने मौक़िफ़ से इन्हिराफ करने का इल्जाम लगाया है और पार्टी के तर्जुमान आनंद शर्मा ने कहा है कि दोनों ममालिक के NSA के मुज़ाकरात के बारे में पार्लियामेंट को पहले इत्तला दी जानी थी और अगर पहले नहीं दी गई थी तो अब हुकूमत को बताना चाहिए कि दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने भी हुकूमत के बार बार मौक़िफ़ से इन्हिराफ पर सवाल उठाया है और कहा है कि इसे खुफिया रखने की आखिर क्या जरूरत थी। इस बीच पार्लियामानी उमूर के ममलिकती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जुमा को सुषमा स्वराज इस मसले पर पार्लियामेंट में अपना बयान देंगी। वो कल पाकिस्तान के सफर पर रवाना हो रही हैं।
वजीर खारजा बराए ममलिकती उमूर वीके सिंह के जरिए दिए गए बयान की मुखालफत में कांग्रेस पार्टी ने आज पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इस एहतजाज की क़यादत की। इससे कबल कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में इस मसले पर लगातार हंगामा करती रही है। फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने के सानहे पर वीके सिंह के जरिए दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस और बीएसपी के अरकान उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल आज सुबह पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राहुल के क़यादत में कांग्रेस के पार्लिमानी लीडरान मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा वगैरह लीडरान ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया। बाद में कांग्रेस रहनुमा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस इस मसले को इसलिए उठा रही है क्योंकि ये एक खास तबके के तई एक मरकजी वजीर के मौक़िफ़ से जुड़ा हुआ सवाल है। गौरतलब है कि फरीदाबाद के सानहे के बाद वीके सिंह ने कहा था कि अगर कोई किसी कुत्ते पर पत्थर मारता है तो उसके लिए भी मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मध्य प्रदेश में क्यों शिवराज सिंह चौहान लंबे चले और क्यों वे आज भी टिकाऊ लगते हैं, जबकि उमा भारती और दिग्विजय सिंह ने मौके के बावजूद उन जैसी पुण्यता नहीं बनाई? इस बुनियादी सवाल के साथ नेता का मिजाज निश्चित ही निर्णायक बनता है। उस नाते नेतृत्व के गुण के पहलुओं पर विचार की कई बातें हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुसलसल 10 साल वजीर आजम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। वो पहले गैर कांग्रेसी वजीर आला हैं जिन्होंने सूबे में मुसलसल 10 साल राज किया है। अपने आप में ये रिकॉर्ड कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश में ही दिग्विजय सिंह मुसलसल 10 साल वजीर आला रह चुके हैं। शिवराज सिंह ने उन्हीं का रिकॉर्ड बेहतर किया है। हमसाया सूबे छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह का राज तकरीबन इतने ही सालों का हो गया है। गुजरात में नरेंद्र मोदी हो या बिहार में नीतीश कुमार या दिल्ली में शीला दीक्षित रही हो या असम में तरुण गोगोई हो, मुसलसल 10 साल राज करने वाले वज़ीर आला की फहरिस्त काफी लंबी है। तभी सवाल है कि लंबे वक्त तक वज़ीर आला रहने का राज क्या है? आला कमान वाली पार्टियों का अलग फॉर्मूला है तो इलाकाई पार्टियों का फॉर्मूला अलग है, लेकिन इन सब के बीच रहनुमा की क़यादत करने का मामला सबसे ऊपर है। आखिर उसी के चेहरे और क़यादत की काबिलियत पर लोग उसकी पार्टी को चुनते हैं। कहा जा सकता है कि यथा प्रजा तथा राजा हो तो मियाद लंबी चलती है। शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा ही हुआ है। वाज़ेह रहे 2003 के इंतखाबात में मध्य प्रदेश में बीजेपी को छप्पर फाड़ अक्सरियत उमा भारती के नाम पर मिली थी। पार्टी ने उनको वजीर आला का दावेदार बनाकर इंतखाब लड़ा था और उसे 3/4 अक्सरियत मिली, लेकिन करीब 1 साल बाद ही उनको वजीर आला के ओहदे से हटना पड़ा और उनकी जगह वजीर आला बने बाबूलाल गौर भी 1 साल तक सीएम नहीं रहे। इन दोनों ने जल्दी हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान वजीर आला बने और अभी तक बने हुए हैं। उनकी कमान में पार्टी ने 3 आम इंतखाबात और 2 असेंबली इंतखाबात में शानदार मुजाहरा किया। अभी हाल में हुए झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाबात को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी हर इंतखाबात जीतती आ रही है। शिवराज सिंह ने इसे बीजेपी के गढ़ के तौर पर कायम किया है। इसमें पार्टी के और भी रहनुमाओं का किरदार रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर अपनी क़यादत और मिजाज की वजह से शिवराज का राज लंबा चला। उनका मिजाज मध्य प्रदेश के लोगों की ही तरह है। वो नर्म और एक आम शहरी की तरह लगते हैं और यही तबीयत मध्य प्रदेश के लोगों की भी है और मध्य प्रदेश का भी मिजाज ऐसा ही है। उनके बीच शिवराज ने खुद को लोगों के मामा के तौर पर कायम किया। वो खवातीन के भाई और नौजवानों के मामा बन गए। ये थ्योरी दूसरे सूबों पर भी इसी तरह नाफिज होती है। गुजरात की तारीख ऐसी है कि उसमें दबंग मर्द और हिंदुवादी रहनुमा के तौर पर नरेंद्र मोदी की क़यादत यकीनी तौर पर कायम हो गई। वो 6 करोड़ गुजरातियों का नाम रोशन करने वाले रहनुमा साबित हुए और इसी शख्सियत की वजह से वो मुल्क के रहनुमा बने। मगरबी बंगाल में ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे भद्रलोक के रहनुमा हों या महाराष्ट्र में मराठा इलाकाई शरद पवार हों या बिहार में नीतीश कुमार हों, ये सारे रहनुमा ऐसे हैं जो अपने सूबों और वहाँ के लोगों के मिजाज के मुताबिक ढले हुए हैं। इस उसूल में कुछ 1-2 वाकया अलग भी होंगे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आम जिंदगी में लंबी सरगर्मी और कामकाज की कामयाबी इस पर मुनहसिर होती है कि रहनुमा अपने सूबे और वहाँ के लोगों के साथ कैसा तवाजुन बैठा पाता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रदेशों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व मिजाज पर चर्चा करेंगे।
भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या की सत्ता का योग कुछ भाग्य से ही अधिक होता लगता है। बावजूद इसके सत्ता पर टिके रहने में व्यक्ति विशेष का निज व्यवहार बहुत मायने वाली बात है। उस नाते लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कई राजनीतिक हकीकत लिए हुए होते हैं। प्रदेश के स्वभाव और मुख्यमंत्री के मिजाज की केमिस्ट्री का मामला दिलचस्प है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, पिछले सप्ताह शिवराज सिंह चौहान के 10 वर्ष पूरे हुए। उसके साथ एक बात निकली कि प्रदेश का जैसा मिजाज है उस अनुकूल यदि नेतृत्व हो तो उन दोनों की केमिस्ट्री एक सी होने से अच्छा परफॉर्मेंस होता है, मुख्यमंत्री भी ज्यादा दीर्घायु होता है। ये जो बात है ये बाकी प्रदेशों या अखिल भारतीय स्तर पर आपको कितनी जमती है? ये बात आपने बड़ी बुनियादी उठाई है व्यास जी, और ये बात सिर्फ आज ही नहीं जमती है, ये पिछले 67 साल से जमती रही है। हाँ। और आगे भी 100, 200, 500 साल तक जमती रहेगी। जैसा देश हो वैसा भेष हो तो फिर बहुत बढ़िया चलता है मामला। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्यों जमे हुए हैं कि मध्य प्रदेश का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो तेवर है, सहज सरल विनम्र हैं, सहज हैं, सरल हैं, कोई स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, सबसे खुले मिलते जुलते हैं। तो शिवराज जी का ये कमाल है कि वो मुख्यमंत्री होकर भी मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे ही है जैसे हमारी सांस चलती है, सांस चल रही है, खूब चल रही है, उसकी वजह से सारा शरीर चल रहा है लेकिन पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही शिवराज चौहान का सरकार है कि सरकार है, मुख्यमंत्री है। नहीं, इस बात को और जगह के उदाहरण में क्या, भले ये कि पश्चिम बंगाल में क्योंकि बंगाल का मिजाज भद्र मानस वाला है तो ज्योति बसु बहुत समय तक चले, या अभी त्रिपुरा में मणिक सरकार चल रहे हैं, या नवीन पटनायक उड़ीसा में, तो ये मिजाज के अनुकूल जो है वो लंबे चल पाते हैं। ये नीतीश कुमार बिहार का हो, हाँ, ये बिल्कुल चल पाते हैं। और मैं तो और आगे जाता नहीं, जो नहीं चल पाते हैं इस थीसिस के उल्टे हैं, वो कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उदाहरण मैं देता हूँ, लेकिन बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि न केवल सिर्फ चल पाते हैं, लेकिन बंगाल जैसे प्रदेश में ज्योति बसु खुद तो चल पाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को भी 30 साल चला दिया उन्होंने, ये बड़ी बात है। यानी जो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, एक व्यक्ति अनुकूल है और वो उस पद्धति में ढला हुआ है, उस सांचे में रचा बसा है, उसको लोग बहुत स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी बात को और भी राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, या गुजरात के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल गुजरात के मिजाज के अनुसार बिल्कुल फिट थे, इसलिए बहुत सफल भी रहे और लंबे समय चले। ये है अपने आप में एक स्थापित सत्य है कि अपने लोगों के अनुकूल जो होता है, जो यथा प्रजा तथा राजा, उस अनुकूल फिर वो राज लंबा हो जाता है। पर वो नतीजों के नाते कितना प्रभावी होता है, यहाँ फिर सवाल है। नतीजे शून्य होते हैं। जैसे कि दिग्विजय सिंह भी 10 साल रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह एक अलग तरह के मिजाज में थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी चीजें थोपनी चाहिए, अपनी सोच थोपनी चाहिए। हाँ, पर जैसा आपने कहा कि लंबा कितना समय रहा, तो 10 साल रहा, लेकिन 10 साल में शून्य रहा, कुछ हो ही नहीं पाया। खुद दिग्विजय सिंह, इसलिए दोनों तरफ की केमिस्ट्री बराबर होगी तब वो नतीजे आएंगे। नतीजे आने के लिए ये भी जरूरी है कि जो आदमी रहे वो सिर्फ लंबे समय तक ही नहीं रहे, सार्थक समय को करता जाए। अपने समय को सार्थक बनाने के लिए उसमें कुछ जुनून भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा भी होना चाहिए। सिर्फ सरकार को लंबे समय तक खींचते रहना, तो खींचा तो किस किसने नहीं खींचा है दुनिया में। माओ से तुंग ने भी खींचा है, स्टालिन ने भी खींचा है, और जवाहरलाल नेहरू भी इतने बरस रहे। नहीं, पर जवाहरलाल नेहरू के साथ में एक ये बात होती है वैदिक जी, कि जैसे हम अगर मध्य प्रदेश में इस बात को लागू करते हैं या बाकी प्रदेश स्तर पर करें, तो अखिल भारतीय स्तर पर, देश के स्तर पर क्या ये माना जाए कि भारत का जो मिजाज है उसमें जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा सर्वप्रिय या सर्वग्राह्य हुए, तो वो मिजाज के चलते हुए वैसी बुनावट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, 4 प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे हुए हैं जिनकी सर्व स्वीकृति सी रही, विरोध भी रहा लेकिन सर्व स्वीकृति रही। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, उसमें शास्त्री जी को भी जोड़िए, क्योंकि टेम्परामेंट में वहाँ पर बहुत छोटे समय रहे, कम समय रहे। लेकिन इन 4 बड़े प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर रहा हूँ जो पूर्ण अपना अवधि इन्होंने पूरी की, बल्कि उससे भी ज्यादा, और उन्होंने बदला भी अपने हिसाब से, प्रभाव छोड़ा, भले कैसा भी, मतलब उसका नहीं, बहुत बुनियादी परिवर्तन किए। जवाहरलाल नेहरू का योगदान तो इतना बड़ा था और इंदिरा गांधी का इतना बड़ा था, मैं दोनों को महाप्रतापी प्रधानमंत्री कहता हूँ। नरसिंह राव उस तरह के प्रतापी नहीं थे,
है, लेकिन उनके उन्होंने व्यक्तित्व बुनियादी सब देश की दिशा गति बदली है। समाजवाद के बाद इस देश को जिस पहलू पर उजागर होना चाहिए था सारे विश्व में, वो काम नरसिंह राव जी ने किया। और तो नहीं तो उस नाते फिर यह एक अगला सवाल आता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को या इनको भी, संगठन को ये ध्यान रखना चाहिए क्या कि मुख्यमंत्री स्तर पर और बाकी स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर ये देश की बुनावट और प्रदेश के मिजाज के अनुसार फैसले करें, नेता को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? देखिए, कई बार मुख्यमंत्री आदमी सफल हो जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद पर आता है तो एकदम शून्य हो जाता है। अपने सामने मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो सब शून्य हैं, शून्य हो गए। देवेगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये लोग प्रधानमंत्री बने। उनके साथ में एक ये कि वो प्रदेश के दायरे से बाहर ही नहीं निकले, वो जिला और वहीं की राजनीति में ही सिमटे रहे, वही मॉडल को अपनाए रखे। चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री भी बने, फिर प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन चरण सिंह जी चाहे 6 महीना रहे हों, कुछ ठीक से राज चला नहीं पाए। अगर वो 6 साल भी रहते तो मेरे ख्याल से वही होता। उस मुख्यमंत्री की खोल से जब तक आदमी बाहर नहीं निकले और एक विराट अखिल भारतीय रूप अपना न बनाए, तब तक उसका सफल होना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये कि प्रदेश और देश के चरित्र, उसकी बुनावट के अनुकूल अगर नेतृत्व हो तो नतीजे अच्छे आते हैं, नेतृत्व भी ज्यादा लंबे समय से चलता। ये थी इस इसमें कुछ दम है, ये बात में बात जो निकली इसमें है कुछ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मूलतः ये बात सत्य है। कुछ अपवाद भी हैं और कुछ इसके और भी अतिरिक्त तर्क भी हैं, लेकिन मूलतः ये बात ठीक है। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।